ईरान ने दावा किया कि उसने युद्ध विराम की शर्तों का पूरी तरह पालन किया। बीते 12 दिन में ईरान और इजरायल के बीच भयानक जंग हुई। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे, लेकिन 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। पहले इजरायल, उसके बाद ईरान ने भी लड़ाई खत्म करने का ऐलान किया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। यानी युद्ध विराम के साथ ही ईरान ने 12 दिन तक चली जंग में जीत का दावा भी ठोक दिया। ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा कि अब से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे न तोड़ें। आसमान में गरजती मिसाइलों की आवाज और लड़ाकू विमानों की दहाड़ के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान जारी कर युद्ध विराम का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ईरान पर हमले शुरू किए गए थे, वो सभी हासिल कर लिए गए। इजरायल के पीएम ने सीज फायर के ऐलान के साथ ही ईरान को चेतावनी भी दे दी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो अंजाम बुरा होगा। सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की एक अहम बैठक की और बैठक के कुछ घंटे बाद ही दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी गई। हालांकि ईरान ने शुरुआत में सीज फायर को नकार दिया था, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी किया और जंग रोके जाने की जानकारी दी। हालांकि ईरान ने सीना ठोक कर यह दावा किया कि वो इस जंग का विजेता रहा। खबरों के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम में पश्चिम एशिया के देश कतर की अहम भूमिका रही। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक वहां के पीएम ने ही ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम के लिए ईरान को मनाया। यानी ट्रंप ने भले ही सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन पर्दे के पीछे से असली खेल कतर के प्रधानमंत्री ने खेला। इजरायल ने 13 जून की सुबह ईरान पर भीषण हमले शुरू किए थे। युद्ध के पहले ही दिन ईरान की सेना के कई बड़े अफसर और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने भी जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए थे और इजरायल के शहरों में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। ईरान की तरफ से इजरायल में लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी। 12 दिन तक चली इस लड़ाई में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया था जब इस जंग में अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका ने इजरायल का साथ देते हुए ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया था और इसी के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया था। उसने सीज फायर से कुछ घंटे पहले कतर में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक ईरान की तरफ से कतर पर 15 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। हालांकि उनमें ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं। यानी ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का दायरा पश्चिम एशिया के दूसरे देशों तक बढ़ गया और जंग की आग और ज्यादा भड़कने की आशंका जताई गई। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर वहां के प्रधानमंत्री ने ईरान से सीज फायर पर बातचीत शुरू की। अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने कतर के पीएम को भरोसा दिया कि वो तो इजरायल को युद्ध विराम के लिए मना लेंगे, लेकिन उन्हें ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना होगा। इसके बाद कतर के पीएम ने सीधे ईरान के अफसरों को फोन मिलाया और सीज फायर के लिए मना लिया। और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन उनके ऐलान से कुछ घंटों पहले ही ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी कर दी थी। ईरान की सेना ने वहां एक ही झटके में 1.5 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें फोड़ दी थी। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर करने का दावा किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी थी। और इसी के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। उसने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर भयंकर एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान से दागी मिसाइलें देखते ही देखते दोहा के आसमान में हर तरफ फैल गईं। इस दौरान वहां लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि उन्हें मिसाइलों की शक्ल में मौत आती नजर आई। उन्होंने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में अल उदैद नाम के अमेरिकी बेस पर धावा बोला। पश्चिम एशिया के देश कतर से ईरान की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। फारस की खाड़ी दोनों देशों को अलग करती है। हालांकि कतर के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने तो कई सालों से कतर में अपना सैन्य बेस बना रखा था। लेकिन ईरान में अमेरिका के हमलों से भड़की वहां की सेना ने सीरिया के बाद कतर पर भी हवाई हमला कर दिया। हालांकि इस बमबारी के बाद अमेरिका ने बताया कि ईरान के हमलों में उसके किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
और इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी। उन्होंने दावा किया कि 12 दिन के युद्ध में इजरायल ने वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए उसने ईरान पर हमला किया था। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि अगर दुश्मन ने सीज फायर का उल्लंघन किया और दोबारा इजरायल पर बमबारी की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब इजरायल ने साफ कर दिया कि वो जंग रोकने के लिए भले ही तैयार हो गया हो, लेकिन ईरान ने हमला किया तो उस पर पलटवार करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा। कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने घोषणा कर दी कि ईरान और इजरायल सीज फायर के लिए तैयार हो गए। बाद में नेतन्याहू ने भी इस पर मोहर लगा दी। उनके मुताबिक ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने जो भी लक्ष्य तय किए थे वो हासिल कर लिए गए। नेतन्याहू ने युद्ध में शामिल अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की और अमेरिका के सहयोग के लिए उसका आभार भी जताया। लेकिन सीज फायर के साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी और सख्त शब्दों में कह दिया कि ईरान की सेना ने इजरायल की धरती को दहलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर हमले शुरू करने का आरोप लगा दिया और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा ईरान के साथ साथ इजरायल पर भी भड़क गया। उन्होंने दोनों देशों को आड़े हाथ लिया और फौरन बमबारी रोकने की सलाह दी। हालांकि इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, लेकिन ऐलान के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दावा किया कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। इसीलिए ट्रंप ईरान के साथ इजरायल पर भी गुस्से से आग बबूला हो गए। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. ट्रंप ने इजरायल और ईरान से अपील की कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला न करें। उन्होंने बताया कि वो एक बार फिर बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द शांति की राह तलाशने की कोशिश करेंगे। सीज फायर पर बातचीत के दौरान ट्रंप से ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि जमीन में करीब 300 फीट नीचे मौजूद उस ठिकाने पर अमेरिका ने हमला किया था। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि हमले में प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ट्रंप ने उसके दावे को खारिज कर दिया। Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान का फोर्दो प्लांट जमीन में दफन हो चुका है और इसीलिए इजरायल ने यह दावा किया कि 12 दिन तक चली जंग में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया। इजरायल की सेना के मुताबिक फोर्दो वही परमाणु ठिकाना है जहां ईरान दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम बनाने में जुटा था। हालांकि जानकारों का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच शांति समझौता यानी सीज फायर तो हो गया, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सीज फायर के बाद भी इजरायल पर ईरान के हमलों की खबर सामने आई। ईरान ने सीज फायर के साथ ही जंग में जीत का दावा ठोककर इजरायल की दुखती नस को दबाने की भी कोशिश की। करीब 12 दिन तक चली जंग के दौरान दोनों तरफ से जमकर बारूद की बारिश की गई। दोनों देशों ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने थे, तो ईरान के निशाने पर इजरायल के सैन्य अड्डे थे। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में ईरान के करीब 800 लोग मारे गए, जबकि करीब 4000 लोग घायल बताए गए। 12 दिन की जंग में ईरान की सेना के शीर्ष अफसर और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी खत्म हो गए। राजधानी तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन की खबरें सामने आईं। ईरान के कई परमाणु ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। इस युद्ध में ईरान को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान के पलटवार में इजरायल को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक इजरायल में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हो गए। ईरान की मिसाइलों ने इजरायल की कई सरकारी इमारतों, प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तरों और अस्पतालों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायल के कुछ सैन्य अड्डों, तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर भी भारी नुकसान की खबरें सामने आईं। मतलब 12 दिन तक चली जंग ने ईरान और इजरायल को वो जख्म दिए जिन्हें भर पाना दोनों के लिए ही बेहद मुश्किल साबित होगा। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने उसके शहरों पर आसमान से बारूद बरसा दिया। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजरायल के बेलशेवा शहर में एक रिहायशी इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद वहां भयानक तबाही मच गई। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बेलशेवा शहर में ईरान के हमले के बाद राहत और बचाव में जुटे इजरायल की सेना के जवानों से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमले में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए।
यानी ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के वार से इजराइल के बेरशेवा शहर को दहला दिया। इजराइल की सेना ने हमले के बाद बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। You could see that a civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working. ईरान के जोरदार हमले के बाद बेरशेवा में चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। वहां हर ओर बस मलबा बिखरा नजर आया। ईरान ने सुबह मिसाइल लॉन्च किए, उससे बड़ी तबाही हुई। 4 लोग यहाँ इस बिल्डिंग में मारे गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं, कई अभी मिसिंग है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस जो हैं वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। बेरशेवा के रिहायशी इलाकों में ईरान के हमले की वजह से वहां खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। आपने देखा होगा इससे पहले जिस तरीके से काफ़ी इलाकों की या गाज़ा की पिक्चर, लेबनान की पिक्चर्स आ रही थी, उसी तरीके का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। बेरशेवा शहर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। इस हमले से पहले भी ईरान ने इजराइल के इस हिस्से को भीषण बमबारी से दहला दिया था। ईरान ने बेरशेवा शहर में मौजूद सोवोका मेडिकल सेंटर को हमला कर उड़ा दिया था और अस्पताल पर हुए उस हमले के 4 दिन बाद एक बार फिर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बेरशेवा में रिहायशी इमारतों पर धावा बोल दिया। ईरान के हमले के बाद वहां कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। ईरान ने अपने परमाणु अड्डों, सैन्य ठिकानों और कुछ रिहायशी इलाकों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ऐलान किया था कि उसका पलटवार भयानक होगा। और इजराइल के बेरशेवा में ईरान ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा उसने दावा किया था। ईरान ने बेरशेवा पर ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी। हमले के दौरान धमाके की आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। मिसाइल हमले के दौरान विस्फोट की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वहां बादल फट पड़ा हो। दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। हमला इतना जोरदार था कि इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और वहां चीख पुकार मच गई। एक इमारत के अंदर मौजूद एक महिला रोती बिलखती दिखी। ईरान का हमला इतना ताकतवर रहा कि कुछ इमारतों का पूरा ढांचा ही बदल गया। बेरशेवा की सड़कें हजारों टन मलबे, लोहे और धूल और धुएं से पट गईं। न्यूज़ 18 की टीम को वहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से एसी पैनल्स या एसी किस तरीके से लटक रहे हैं आसमान में, क्योंकि धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। ईरान के हमले के बाद इजराइल की सेना और राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें पहुंच गईं। उन्होंने वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तेहरान से इजराइल के बेरशेवा शहर की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। यानी ईरान की सेना ने लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बेरशेवा को दहलाने के लिए किया और माना जा रहा है कि ईरान अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहा। बेरशेवा पर ईरान के हमलों के बाद इजराइल में चेतावनी जारी कर दी गई। वहां कई शहरों में हवाई हमलों के सायरन गूंज उठे। इजराइल की सेना ने लोगों से तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाने या बंकरों में छिपने की अपील की, क्योंकि वहां भी ईरान के मिसाइल हमले की आशंका जताई गई। बेरशेवा में ईरान के हमले के दौरान तेल अवीव शहर में इमरजेंसी सायरन बजने शुरू हो गए। तो इसराइल में जोरदार तरीके से सायरन बज रही हैं, हूटर बज रहे हैं और लोग जो हैं बंकर्स में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब लोग जो हैं यहाँ पे बंकर्स का रुख कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लोग हैं इर्द गिर्द जो बंकर्स में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तेजी से सायरन बज रही है। जिस वक्त ईरान ने बेरशेवा पर हमला किया, उसी वक्त तेल अवीव में भी इजराइल की सेना ने ईरान की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह करने का दावा किया। तो ये जो आप देख रहे हैं हवा में हमें दिख रहा है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और इर्द गिर्द आपको कोई यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हूटर बजने के बाद, सायरन बजने के बाद सब लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में जाते हैं क्योंकि खतरा रहता है। ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए इजराइल के बेरशेवा के अलावा तेल अवीव, हाइफा, अशदोद और अश्कलोन जैसे शहरों में भी इमरजेंसी सायरन की तेज आवाजें गूंज उठी। इस बीच ईरान ने सीज फायर के बाद हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल के मुताबिक इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल की तरफ एक भी मिसाइल नहीं दागी गई। इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया था कि सीज फायर के बाद भी ईरान ने उसके शहरों पर मिसाइलें दागी, जबकि ईरान ने दावा किया कि उसने सीज फायर की शर्तों का पूरी तरह पालन किया। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर तंज कसा। उन्होंने कह दिया कि चीन अब बिना किसी रोकटोक के ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। एक रोज पहले अमेरिका ने चीन से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की थी ताकि वो हुर्मुज गलियारे पर रोक न लगाए, लेकिन चीन ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी।
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान इस्लामी देशों की चुप्पी पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। उन्होंने इजरायल के खिलाफ ईरान की सैन्य कार्रवाई की तारीफ की। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। उधर सीज फायर की घोषणा के बाद इजरायल ने फिर एक बार ईरान की राजधानी तेहरान पर जोरदार हमला किया। इजरायल के इस हमले में ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की जान चली गई। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने खुद इस बात की पुष्टि की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से कुछ देर पहले इजरायल ने तेहरान पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। इस हमले में उत्तरी तेहरान में मौजूद ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक की जान भी चली गई। जिनकी जान इजरायल के इस हमले में गई उनका नाम मोहम्मद रेजा सिद्दीकी साबिर बताया गया। जानकारी के मुताबिक वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे थे और आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से इस्राइल ने उनको निशाना बनाकर उनकी जान ले ली और इसके लिए इजरायल ने तेहरान पर मिसाइल हमला किया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद रेजा सिद्दीकी साबिर न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल थे, बल्कि वो ईरान की सेना की सबसे खतरनाक ब्रांच IRGC में भी बड़े पद पर थे। दावा किया गया कि वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इजरायल ने किसी परमाणु वैज्ञानिक का शिकार किया हो। इससे पहले भी इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में लगे कई वैज्ञानिकों की जान ले चुका है। हालांकि ईरान में परमाणु कार्यक्रम चलाने वाले संगठन एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए थे वो पूरी तरह बेअसर रहे। उनके मुताबिक ईरान ने पहले ही उन परमाणु ठिकानों पर मौजूद यूरेनियम को बचा लिया था। यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। दावा किया गया कि ईरान ने अपने फोर्दो परमाणु अड्डे पर करीब 400 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर रखा था और उसे बर्बाद करने के लिए ही अमेरिका ने फोर्दो पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था। लेकिन ईरान में परमाणु कार्यक्रम चलाने वाले संगठन एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया कि अमेरिका का यह हमला पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। उनके मुताबिक अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक बम तो फोड़े, लेकिन वो ईरान के यूरेनियम को बर्बाद नहीं कर पाया। क्योंकि मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक ईरान की सरकार ने पहले ही फोर्दो और अन्य परमाणु प्लांटों से यूरेनियम को दूसरी सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया था। और यही बात एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने भी कही थी। उन्होंने भी ये दावा किया था कि ईरान के परमाणु अड्डों को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन वो अपने कदम पीछे लेने वालों में नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर साफ कर दिया था कि चाहे अमेरिका हमला करे या इजरायल, ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने वाला। और अब तो अमेरिका ने भी ये मान लिया कि उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छिपाया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने वहां के न्यूज चैनल ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उनसे फोर्दो पर किए गए हमले के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। और ABC न्यूज को दिए उस इंटरव्यू में JD वैंस ने यह बात कबूल की कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु प्लांट तो तबाह हो गए, लेकिन वहां यूरेनियम था या नहीं इसका पता नहीं चल पाया। उनके इस बयान के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही यूरेनियम को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। JD वैंस ने दावा किया कि अमेरिका ने फोर्दो में 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम मौजूद होने का अनुमान लगाया था। हालांकि अब वो यूरेनियम कहां है, बचा या नहीं बचा, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। और इससे अंदाजा लगाया गया कि ईरान ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। वहीं एक दिन पहले अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सार ने 19 जून की फोर्दो परमाणु प्लांट की कुछ तस्वीरें भी जारी की। उन तस्वीरों में परमाणु प्लांट के बाहर ट्रकों की लंबी कतार दिखाई दी थी। उन तस्वीरों के आधार पर यह दावा भी किया गया कि ईरान ने 19 जून से ही फोर्दो को खाली करने का काम शुरू कर दिया था, ताकि अगर अमेरिका हमला कर भी दे तो उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम ना रुके। और इस सब के बीच ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि वहां के आर्मी चीफ रहे मोहम्मद हुसैन बागेरी की हत्या में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का हाथ भी हो सकता है। उन रिपोर्ट में यह शक जताया गया कि आसिम मुनीर ने ही बागेरी की लोकेशन इजरायल और अमेरिका तक पहुंचाई होगी, जिसके बाद 13 जून को इजरायल ने हमला कर ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद हुसैन बागेरी की हत्या कर दी थी। और ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस हमले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के शामिल होने की अटकलें भी लगाई गईं। ईरान की उन मीडिया रिपोर्ट में यह संदेह इसलिए जताया गया क्योंकि मोहम्मद हुसैन बागेरी की हत्या से कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने उन्हें एक स्मार्ट वॉच तोहफे में दी थी। अनुमान लगाया गया कि उस स्मार्ट वॉच में GPS ट्रैक करने वाला डिवाइस लगा हुआ था। आशंका जताई गई कि इसी स्मार्ट वॉच से बागेरी की लोकेशन पहले पाकिस्तान तक पहुंची और फिर इजरायल और अमेरिका तक गई।
मतलब ईरान की उन मीडिया रिपोर्ट में शक जताया गया कि आसिम मुनीर ने अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करवाई थी और इसी की वजह से ईरानी सेना के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन बागेरी मारे गए थे। आसिम मुनीर और मोहम्मद हुसैन बागेरी की मुलाकात मई के अंत में हुई थी, जबकि बागेरी की हत्या 13 जून को हुई। दावा तो यह भी किया गया कि बागेरी से मुलाकात के बाद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप भी आपस में मिले थे, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं दी गई थी। उधर जंग में ईरान का साथ देने का दावा करने वाला पाकिस्तान उसी का विरोध करने उतर आया। पाकिस्तान ने यह यू टर्न इसलिए लिया क्योंकि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल गिरा दी। उसके इस हमले के बाद पाकिस्तान कतर का समर्थन करने के लिए ईरान पर ही भड़क गया और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कतर और सऊदी अरब के राजदूतों से फोन पर बात कर उन्हें समर्थन दिया। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। मतलब वो पाकिस्तान जो अभी तक ईरान को अपना भाई बता रहा था, उसने कतर पर हमला होते ही ईरान से पल्ला झाड़ लिया। वो जिस ईरान की वकालत कर रहा था उसी पर भड़क गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कतर सुन्नी मुसलमानों का देश माना जाता है। वहां सुन्नी समुदाय के मुसलमानों की आबादी 90% के आसपास है। पाकिस्तान में भी करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय के मुसलमानों की है, जबकि ईरान में हिसाब उल्टा है। वहां 90% के करीब शिया समुदाय के मुसलमान रहते हैं। माना जा रहा है इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना पाला बदल लिया। मतलब जब तक लड़ाई इजराइल और अमेरिका से थी तो पाकिस्तान इस्लामी देश के नाम पर ईरान के साथ खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही लड़ाई का स्तर शिया और सुन्नी मुसलमानों तक पहुंचा, पाकिस्तान ने झट से ईरान का साथ छोड़ दिया और सऊदी अरब और कतर वाले पाले में आ गया। इधर जंग की वजह से इजराइल में फंसे 161 भारतीयों को वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भारत लाया गया। केंद्र सरकार ने इजराइल और ईरान दोनों देशों में फंसे भारत के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। इसके तहत ईरान से करीब 290 लोगों को भारत लाया जा चुका है और इसके बाद इजराइल से भी कई भारतीय स्वदेश लौटे। ऑपरेशन सिंधु के तहत वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 161 लोगों को इजराइल से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से बाहर निकलते ही उन लोगों ने तिरंगा लहराकर अपने सुरक्षित लौटने का जश्न मनाया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन पहुंचे। ये वो लोग हैं जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं भारतीय वायुसेना के जहाज से C-17 से। वैसे में जो भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु है वो लगातार चल रहा है। इजराइल से लौटे भारतीयों ने वहां के खौफनाक हालात बयां किए। उनके मुताबिक ईरान के लगातार हो रहे हमलों से वो काफी डर गए थे। इस बार काफी इंटेंस हुआ है। लास्ट टाइम जैसे हमास के साथ था तो इतना इंटेंस नहीं था, लेकिन इस बार बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से काफी अटैक्स हुए हैं। इजराइल से इन लोगों को वायुसेना के खास विमान से लाया गया। उन्हें इजराइल से पहले जॉर्डन भेजा गया और फिर जॉर्डन के रास्ते वो लोग दिल्ली पहुंचे। इससे पहले ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को लाया गया था। इधर लंदन से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लंदन से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान में मौजूद 5 यात्री और चालक दल के 2 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई। एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई कि सभी लोगों को चक्कर और उल्टी जैसा महसूस हुआ। बाद में विमान के मुंबई पहुंचने पर सभी को जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। भारत में विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई एयरपोर्ट पर निगरानी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई तरह की तकनीकी खराबियां और मेंटेनेंस में लापरवाही सामने आई, जिसके बाद DGCA ने सभी ऑपरेटरों को 7 दिन के अंदर सुधार करने के निर्देश जारी किए। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद रखने का फैसला 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, जो 23 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी विमानों के अपने हवाई क्षेत्र में घुसने पर रोक लगाई थी, जबकि पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को ही यह प्रतिबंध लगा दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 35 साल के एक मजदूर तेंदुए से भिड़ गए। वो करीब 15 मिनट तक तेंदुए से लड़ते रहे। उन्होंने तेंदुए का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, हंगामा मच गया। हालांकि बाद में वो तेंदुआ वहां से भाग निकला। घटना तब हुई जब जुगनूपुर नाम के गांव में मौजूद ईंट भट्टे पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उस दौरान खेत से निकलकर आए एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां काम कर रहे मिहिलाल नाम के मजदूर तेंदुए से भिड़ गए। उन्होंने तेंदुए को ईंट के ढेर पर गिरा दिया और उसे दबोच लिया। उन्होंने तेंदुए को मुक्के मारने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग जमीन पर गिरे तेंदुए पर ईंट फेंकने में जुट गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई।
एक आदमी हिम्मत जुटाकर मिहिलाल की मदद करने तेंदुए के पास पहुंचा, लेकिन अगले ही पल वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन मिहिलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो करीब 15 मिनट तक तेंदुए से लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद तेंदुआ वहां से भागकर केले के एक खेत में छिप गया। खबर है कि तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर भी हमला किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। बाद में वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया। तेंदुए से लड़ने वाले मिहिलाल समेत 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव समुदाय के 2 कथावाचकों से बदसलूकी किए जाने पर बवाल मच गया। जिनके साथ बदसलूकी की गई, उनके मुताबिक जाति पूछकर कुछ लोगों ने उनके सिर के बाल कटवा दिए और सबसे माफी मंगवाई। उन्होंने दावा किया कि उनके बारे में सब कुछ जानकर ही उन्हें भागवत कथा के लिए बुलाया गया था। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उन लोगों को लेकर थाने पहुंच गए। हालांकि जिन लोगों पर यह आरोप लगाया गया, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि उन कथावाचकों ने अपनी गलत पहचान बताई थी। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि भागवत कथा के बीच में ही वहां भारी हंगामा हो गया। मुकुटमणि और संत कुमार नाम के 2 कथावाचकों को कुछ लोगों ने घेर लिया। उन्होंने इन दोनों लोगों के बाल कटवाए और वहां मौजूद सभी लोगों से माफी भी मंगवाई। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा। इटावा के दादरपुर गांव में पहुंचे इन कथावाचकों के मुताबिक उनकी जाति को लेकर बवाल शुरू हुआ, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति कथा पढ़े। जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। लेकिन जिन लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगा, उन्होंने पुलिस को कुछ और ही कारण बताया। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए कार्रवाई। बाद में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इन कथावाचकों को लेकर एसएसपी के दफ्तर पहुंच गए और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर गुजरात के सूरत में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के कई हाईवे पानी में डूब गए। इसके अलावा वहां के कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में राहत और बचाव टीम को नाव के सहारे लोगों को उन इलाकों से बाहर निकालना पड़ा। सूरत का शहरी इलाका तो बारिश से बेहाल हुआ ही, वहां के कई गांव तो पूरे के पूरे पानी में डूब गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन गांव में रहने वाले लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। सूरत में सानिया अहमद नाम का गांव बारिश की चपेट में आने से बेहाल हो गया। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां मौजूद मकानों की सिर्फ छत ही पानी के बाहर नजर आई। इसके अलावा वहां मौजूद एक मंदिर भी बारिश की वजह से पानी में समा गया। उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही नजर आ रहा था। गांव में रहने वाले लोग कमर तक भरे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखे, क्योंकि गांव का कोई हिस्सा, कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी न पहुंचा हो। सूरत के आखिरी इलाके सनिया अहमद नाम का गांव है, जहां पूरा गांव पानी में डूब गया है। इसके अलावा सूरत शहर में भी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से वहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कमर तक पानी भर गया और उसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां खराब हो गईं। इन हालात को देखते हुए वहां की कई सड़कें बंद कर दी गईं। इसके अलावा सूरत के कई रिहायशी इलाके भी पानी से लबालब नजर आए। वहां मौजूद कई हाउसिंग सोसाइटियों में घुटनों तक पानी भर गया। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया और नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और सूरत में हुई भारी बारिश की वजह से वहां का एक पुलिस स्टेशन भी डूब गया। लगातार हो रही बारिश से वहां के ज्यादातर इलाकों की सूरत बदल गई। वहां की सड़कों से लेकर मकानों तक हर जगह पानी भर गया और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि जल भराव से वो इलाके टापू में तब्दील हो गए। सूरत के सरथाना इलाके का भी हाल ऐसा ही नजर आया। लगातार हुई बारिश से वहां की सड़कें पानी में समा गईं और उसकी वजह से वहां मौजूद पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब गया। बारिश का पानी पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुंच गया। वहां की कुर्सियों और अलमारी के नीचे पानी भरा दिखाई दिया। इसके अलावा उस थाने के अंदर बने हवालात में भी पानी घुस गया। वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पुलिस स्टेशन किसी नदी के ऊपर बना हो। हालात ऐसे हो गए कि अगर किसी शख्स को शिकायत करवाने के लिए उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाना हो तो उसे घुटनों तक भरे पानी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। स्टेशन के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियां भी आधी पानी के अंदर डूबी नजर आईं। सूरत का यह हाल पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से हुआ। वहां इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि सड़कों से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब कुछ पानी पानी हो गया और उसकी वजह से वहां के कई अंडरपास में भी पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि उन अंडरपास से गुजरने की कोशिश में कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इसके बाद बचाव टीम वहां पहुंची और उन गाड़ियों को वहां से निकाला। सूरत में हुई बेहिसाब बारिश से वहां के ज्यादातर इलाके इसी तरह जलमग्न हो गए।
और उन इलाकों में मौजूद अंडरपास भी पानी से लबालब हो गए। सूरत के वराछा स्टेशन के पास बना एक अंडरपास तो पूरा का पूरा पानी में समा गया। अंडरपास के आसपास खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं, उनकी सिर्फ छत पानी के बाहर नजर आई। उस अंडरपास से किसी भी गाड़ी का निकलना नामुमकिन नजर आया। जानकारी के मुताबिक इस अंडरपास को पार करने की कोशिश में कुछ गाड़ियां वहां फंस गई थी। हालांकि बाद में उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। इन हादसों को टालने के लिए अंडरपास को बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा होने से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि अंडरपास बंद हो जाने की वजह से उन्हें दूसरे लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ा। उस अंडरपास के आसपास इतना पानी भर गया कि वहां खड़े लोग कंधों तक पानी में डूब गए। उनका पूरा शरीर पानी के अंदर दिखाई दिया। और अंडरपास की तरह सूरत में मौजूद एक बैंक भी पानी में डूब गया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। ऐसे में पुलिस और बचाव टीम उन लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंची और गर्दन तक भरे पानी में उतरकर उन लोगों को बचाती दिखी। बैंक में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने एक एक कर उस बैंक में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और नाव के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस दौरान उन पुलिसकर्मियों का सिर्फ सिर ही पानी के बाहर दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद हुए जल भराव की वजह से वो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके थे, लेकिन अपनी परवाह किए बिना पुलिसकर्मियों ने सभी बैंक कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक उस बैंक में 13 कर्मचारी फंस गए थे। इसकी खबर मिलते ही पुलिस और बचाव टीम वहां पहुंच गई और उन लोगों को बचाया। इसी तरह सूरत के एक स्कूल में भी पानी भर जाने से हाहाकार मच गया। स्कूल में कमर तक पानी भर गया था। हालांकि जानकारी मिलते ही तुरंत वहां बचाव अभियान चलाया गया और बसों और ट्रैक्टरों के जरिए स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। स्कूल में पानी भर जाने की खबर फैलते ही बच्चों के परिवार वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस ने पहले भीड़ पर काबू पाया और फिर उन बच्चों को बाहर निकाला। और बेहिसाब बारिश की वजह से सूरत के पाल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार ही गिर गई। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक उस हाउसिंग सोसाइटी की छत पर वो दीवार बनी हुई थी। लगातार बारिश होने की वजह से दीवार जर्जर हो गई और देखते ही देखते वो दीवार ढह गई। दीवार के गिरते ही वहां पानी का सैलाब उठता नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो दीवार किसी नदी में गिरी हो। लेकिन जानकारी के मुताबिक जिस हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिरी उसके ठीक बगल में एक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। बेहिसाब बारिश हो जाने की वजह से उस बिल्डिंग में भी पानी भर गया था। यही वजह रही कि जैसे ही वो दीवार टूटकर गिरी वहां भरा पानी कई फीट ऊपर तक उछल गया। ये देखकर उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हादसा सूरत के पाल इलाके में मौजूद ऑर्किड एलीट रेजिडेंसी नाम की हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। जानकारी मिली कि भारी बारिश की वजह से दीवार जर्जर होकर गिर गई। यह हादसा होने पर उस हाउसिंग सोसाइटी में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। वहां कई इमारतों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन इमारतों का ग्राउंड फ्लोर बाढ़ की चपेट में आ गया और वहां रखा सामान बाढ़ के पानी में समा गया। ग्राउंड फ्लोर पर कई घरों के अंदर वॉशिंग मशीन, कुर्सियां और स्कूटर सब डूबे नजर आए। इसलिए रिहायशी इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और उन्होंने ऊपरी मंजिलों पर शरण ले ली। उनके लिए अपनी मोटरसाइकिलों को पार्क करने तक की जगह नहीं बची और घरों के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। वहां उन मोटरसाइकिलों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। इसके साथ ही 4 पहिया गाड़ियों की भी सिर्फ छतें ही नजर आईं। जिस तरह से तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है, पिछले 48 घंटों से सूरत की सूरत बिगड़ी हुई दिख रही है। सूरत की सीमा स्वागत सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एक ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, लेकिन उस ट्रैक्टर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी पानी में डूब गया। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में सीमा स्वागत सोसाइटी के पास बनी कई दुकानों में भी पानी घुस गया और उन दुकानों के मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सूरत ही नहीं बल्कि गुजरात के नर्मदा जिले में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। इस दौरान रास्तों पर कुछ गाड़ियां तो पानी के तेज बहाव में खिलौनों की तरह बहती नजर आईं। हालांकि उन गाड़ियों को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए भी पहुंच गए। वो धकेलते हुए उन्हें पानी से बाहर लाने की कोशिश करते दिखाई दिए। नर्मदा जिले के लाचरस नाम के गांव में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि वहां सड़कों पर सैलाब आ गया। कई जगहों पर तो पानी कमर से भी ऊपर चला गया। यही वजह रही कि कुछ गाड़ियां पानी में तैरती दिखी। सफेद रंग की एक गाड़ी तो पेड़ से टूटे पत्ते की तरह पानी में बहती नजर आई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और उन्होंने किसी तरह कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला और तब जाकर उस कार में मौजूद ड्राइवर की जान बच पाई। कई घंटों की बारिश के बाद लाचरस गांव पानी में डूबे किसी टापू की तरह दिखाई दिया। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया।
वहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और इसकी वजह से अंदर रखी चीजें भी पानी में डूब गईं। कुछ लोग तो अपने घरों में रखा सामान निकालकर उसे सुरक्षित जगहों पर लेकर जाते दिखाई दिए ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा जिले के ज्यादातर इलाकों का हाल बेहाल नजर आया। वहां गांवों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया। सड़कों की हालत तो ऐसी हो गई कि उन पर गाड़ियां चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सड़कों पर जगह जगह इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि वो दिखना ही बंद हो गई। नर्मदा जिले में वडिया नाम का गांव भी बेहिसाब बारिश के बाद पानी पानी हो गया। वहां सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। ऐसे में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि कुछ लोग जरूरी चीजों को लेने के लिए बाहर जरूर निकले, लेकिन उन्हें कई फीट तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस बीच लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब जबरदस्त बारिश के बीच नर्मदा नदी भी उफान पर आ गई। नदी में पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने डैम से हजारों लीटर पानी छोड़ दिया। इसके बाद तो कोहराम मच गया, क्योंकि जो इलाके बारिश के पानी में डूबने से बच गए थे उन्हें नदी के पानी ने डुबो दिया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के नर्मदा जिले के लोगों को बारिश से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। वहां आने वाले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। यानी नर्मदा जिले के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। नर्मदा की ही तरह गुजरात के पंचमहाल जिले पर भी कुदरत का कहर टूटा। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़कों और गलियों से लेकर मकानों और दुकानों तक पानी पहुंच गया। इतना ही नहीं, एक मंदिर में बारिश की वजह से सैलाब आ गया और मंदिर की सीढ़ियों पर बारिश का पानी किसी बेकाबू झरने की तरह दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां चलना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल हो गया। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि देखकर ऐसा लगा कि कोई गलती से भी उसकी चपेट में आ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि खतरे के बावजूद कुछ लोग सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठे नजर आए। वो रेलिंग पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें पंचमहाल जिले के पावागढ़ में मौजूद कालिका मंदिर से आईं। पंचमहाल के अलावा गुजरात के वलसाड़ में भी बारिश की वजह से जलभराव हो गया। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। इसीलिए लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। यहाँ 5 साल से कंटिन्यू पानी भर रहा है। वोट मांगने तो हर एक कोई आता है, पर यहाँ कोई समस्या जो होता है वो कोई देखने नहीं आता है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल ले जाते दिखाई दिए। और गुजरात के कई जिलों में आफत के बीच उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। वहां नासिक में लगातार हो रही बारिश के बीच गोदावरी नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। नदी ने ऐसा रौद्र रूप ले लिया कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाके तो पानी पानी हो गए। और इतना ही नहीं, नदी के किनारों पर बने घाट तक डूब गए। नासिक में हुई जोरदार बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान आ गया। उसके पानी ने आसपास के कई इलाकों में कब्जा जमा लिया। वहां हर तरफ मटमैला पानी दिखाई दिया। नदी की खौफनाक लहरों को देख लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि वो खतरे के निशान को पार कर गई। ऐसे में नदी के घाटों पर बनी सीढ़ियां तो बिल्कुल गायब ही हो गईं, जबकि घाट के आसपास मौजूद मंदिर और मूर्तियां भी पानी से सराबोर नजर आईं। हनुमान जी की एक मूर्ति तो आधे से ज्यादा डूबी दिखी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो गोदावरी नदी से दूर रहे। नदी में नावों को उतारने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों पर टूटी जो निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि बारिश के बाद नदी का पानी आने से वहां बाढ़ की आशंका बढ़ गई। इधर गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों में बारिश होगी। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट का अनुमान जताया गया। यानी बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई। इन राज्यों के अलावा दिल्ली, एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला शुरू होने का अनुमान लगाया गया और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा बताया गया। बारिश के बाद तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम होने की संभावना जताई गई। ऐसी उम्मीद जताई गई कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 27 जून तक दिल्ली, एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। जिले में कई घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर सड़कों पर पहाड़ का मलबा आकर गिर गया और इस वजह से कई रास्ते बंद हो गए।
और इस दौरान सबसे खौफनाक तस्वीर एक इलाके से सामने आई। बागेश्वर के उस इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसककर नीचे गिर गया। पहाड़ का जो हिस्सा खिसका उसकी वजह से सड़क पर मलबा फैल गया। इसके बाद तो वहां की सड़क पूरी तरह बंद हो गई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कभी सड़क थी ही नहीं। गनीमत ये रही कि खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। अगर ये नहीं हुआ होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह की घटनाएं बागेश्वर के कई दूसरे इलाकों में भी हुई। भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जिले के कई रास्ते बंद हो गए और इसकी वजह से लोग जहां तहां फंस गए। और पहाड़ खिसकने के साथ ही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हरिद्वार को बेहाल कर दिया। भारी बारिश के बाद हरिद्वार के रुड़की में सड़क पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और पानी के बीच से ही लोग गुजरने के लिए मजबूर हो गए। वहीं उत्तरकाशी में तो डरावना मंजर देखने को मिला, क्योंकि भारी बारिश के बाद एक नाले में उफान आ गया और वहां एक गाड़ी में सवार लोग सड़क पर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। उत्तरकाशी में हर की दून जाने वाली सड़क के पास नाले में आए उफान के बाद पानी का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे कुछ ही देर में उफनता सैलाब भारी भरकम पत्थर को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के साथ हरिद्वार के रुड़की में भी बारिश बड़ी आफत बनकर बरसी। वहां सड़क पर गाड़ियों के पहिए डूब गए। सड़क पर पानी भर जाने के बाद की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी की मोटरसाइकिल बंद हो गई और वो मोटरसाइकिल को धकेलते हुए रास्ता पार करता नजर आया। वहां पैदल चल रहे लोग खुद को गंदे पानी से बचाने के लिए डिवाइडर के ऊपर चढ़ गए, लेकिन डिवाइडर भी बारिश के पानी में डूब गया। इसके बाद लोगों ने नगर निगम पर नालों की सफाई न करने का आरोप लगाया। उधर यूपी के संभल में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद पर कार्रवाई की गई। यूपी के संभल में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद को प्रशासन की टीम ने गिरा दिया। प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को दिए गए नोटिस की सीमा खत्म होने के बाद बुलडोजर की मदद से मस्जिद को गिराया गया। बताया गया कि वहां नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद के साथ साथ कई मकान भी बना लिए गए थे। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर निर्विरोध आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने इसकी घोषणा की। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू यादव का ये लगातार 13वां कार्यकाल होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए उस आरोपी पर गोरखपुर समेत दूसरे जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इधर दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक इमारत की 5वीं मंजिल से गिरने से नेहा नाम की लड़की की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि नेहा को तौफीक नाम के एक लड़के ने छत से धक्का दिया। घायल हालत में नेहा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। नेहा की मौत के बाद उसके परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोगों ने दावा किया कि तौफीक बुर्का पहनकर इमारत में घुसा था और नेहा के परिवार ने आरोप लगाया कि तौफीक सीधे इमारत की 5वीं मंजिल पर पहुंचा और वहां से उसने नेहा को धक्का दे दिया। 5वीं मंजिल से नेहा के गिरने का पता चलने के बाद उसके परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार के लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, लेकिन छत से गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मैं सो रही थी, एकदम मोहल्ले वालों की आवाज़ सुन के उठी। 4th फ्लोर पर भैया रहते हैं, उन्होंने बोला कि उठो, देखो तुम्हारी बहन को पीछे फेंक दिया किसी ने। मैं उठ के पीछे गई तो उठ भी नहीं पा रही थी मेरी बहन। परिवार के लोगों ने नेहा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नेहा की मौत से दिल्ली के ज्योतिनगर में सनसनी मच गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटी की मौत से पिता सदमे में चले गए। परिवार के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि नेहा दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक नेहा अपनों के बीच थी। लेकिन आरोप लगाया गया कि इलाके में रहने वाले तौफीक ने इमारत से धक्का देकर उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद नेहा के परिवार ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। तौफीक के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही तौफीक फरार हो गया। नेहा के पिता ने आरोप लगाया कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा था ताकि उसे कोई पहचान न सके। उनके मुताबिक तौफीक ने पहले नेहा की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की और जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उसने नेहा को धक्का दे दिया। तो उसने हाथ रखा था, जब उसको
गला दबा रहा था, तो मैंने बचाने की भी कोशिश करी, तो उसने पीछे धक्का दे दिया और मुझे भी धक्का दे के भागा। नेहा की बहन मीनाक्षी के मुताबिक तौफीक ने करीब 3 साल पहले भाई बनकर उनके परिवार से मेलजोल बढ़ाया था। उसके मुताबिक तौफीक को नेहा राखी बांधती थी और परिवार के लोग उसे बेटा समझते थे। वो पहले भाई बना, उन्होंने कहा कि मेरे कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। हम तीनों ने राखी भी बांधी उसके। हमें लगा कि औरों की तरह ये नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा भी उसको अपना बेटे की तरह मानते थे, हमें नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा। नेहा के परिवार ने बताया कि पिछले 1 महीने से तौफीक का रवैया अचानक बदल गया था। उसने दावा किया कि तौफीक आए दिन नेहा को शादी के लिए परेशान करने लगा था और बार बार नेहा पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। नेहा के परिवार ने आरोप लगाया कि फोन पर तौफीक ने कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी, जबकि नेहा उसे भाई मानती थी और इसीलिए उसने शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन नेहा के परिवार ने दावा किया कि लाख समझाने के बाद भी तौफीक शादी की जिद पर अड़ा रहा। वो पहले की तरह ही नेहा को अलग अलग नंबरों से फोन करके परेशान करता रहा। नेहा की बहन मीनाक्षी के मुताबिक तौफीक ने फोन पर कई बार नेहा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 1 महीने से परेशान कर रहा था, शादी करने को कह रहा था। मेरी बहन ने मना कर दिया तो उसको धमकी देता था, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। नेहा के पिता ने भी ये बात दोहराई कि तौफीक की वजह से उनकी बेटी नेहा बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उनके मुताबिक डर की वजह से नेहा ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। 1-2 महीने पहले बोला था कि परेशान कर रहा है, तो फिर फोन भी बंद कर दिया था उसने। तो हम फोन नहीं करते थे। नेहा के परिवार ने दावा किया कि कई बार तौफीक को नेहा का पीछा छोड़ने के लिए समझाया गया। उसे ये तक बताया गया कि नेहा न तो उससे बात करना चाहती है और न शादी। और नेहा के परिवार के मुताबिक लाख समझाने के बाद भी तौफीक नेहा के पीछे पड़ा रहा। नेहा की मौत के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस से तौफीक को पकड़ने और उसे कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस की जांच में पता चला कि तौफीक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और वो ज्योतिनगर इलाके में पल्लेदारी यानी गाड़ियों से सामान उतारने और चढ़ाने का काम करता है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें जुट गईं। नेहा के परिवार ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब नेहा पानी नहीं आने पर टंकी चेक करने के लिए 5वीं मंजिल पर गई थी। उस दौरान उनके पिता भी वहां मौजूद थे। दावा किया गया कि तभी तौफीक बुर्का पहनकर छत पर पहुंचा और उसने वहां पहुंचते ही नेहा का गला दबाना शुरू कर दिया। तौफीक की इस हरकत को देखकर नेहा के पिता ने उसे हटाने की कोशिश की। आरोप है कि इसी अफरा तफरी में तौफीक ने नेहा को छत से धक्का दे दिया। ये वो जगह है, वो छत है जहां पर बताया जा रहा है कि इस इलाके की नेहा नाम की लड़की की तौफीक नाम के एक युवा ने छत से फेंक कर हत्या कर दी। नेहा की मौत के बाद उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नेहा की अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें शामिल लोगों ने नारेबाजी कर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस की जांच में पता चला कि तौफीक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और वो ज्योतिनगर इलाके में पल्लेदारी यानी ट्रकों से सामान उतारने और चढ़ाने का काम करता है। 100 बात की एक बात यह कि ये जो सीज फायर हुआ है इजराइल और ईरान की जंग में, इसमें जीता कौन? 12 दिन की जंग खत्म होने पर दुनिया ने राहत की सांस ले ली, सबने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन ईरान ने क्या हासिल किया? इजराइल ने क्या हासिल किया? अमेरिका ने क्या हासिल किया? जब अमेरिका ने ईरान पर बम गिरा दिए थे तो लग रहा था कि यह जंग अब और फैल जाएगी, लेकिन फिर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब सीज फायर हो गया है। एक तो ये ट्रंप का पता नहीं चलता, अब तो सब समझ गए हैं कि ये वैसे वाले ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाते हैं जो लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। पहले कहा 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करेंगे या नहीं, फिर 2 दिन में कर दिया हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिरा कर आ गए। फिर ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला किया तो लगा कि अब तो ये वर्ल्ड वॉर ही होगी समझो, लेकिन उसके बाद खबर आई कि सीज फायर हो गया। और ठीक उससे पहले ईरान ने कई इजरायली शहरों पर मिसाइलें दाग दी। यानी ऐसा सीज फायर हुआ कि तीनों, अमेरिका, ईरान और इजराइल, तीनों कह रहे हैं कि मैं जीता, मैं जीता, मैं जीता। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान के परमाणु अड्डे तबाह कर दिए, इजराइल कह रहा है कि उसने ईरान की रीढ़ तोड़ दी, और ईरान कह रहा है कि वो किसी के सामने झुकने वालों में नहीं है। जंग से ज्यादा जंग का प्रोपेगेंडा बड़ा हो गया आजकल। ट्रंप जो भी कहते रहे, लेकिन अमेरिका को क्या मिला? पहले कह रहे थे कि जंग नहीं करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ईरान को टेबल पर आना चाहिए। फिर अचानक B-2 बॉम्बर भेजकर बम गिरा दिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर।
धमकी दे दी ईरान को कि अगर बातचीत करने नहीं आए परमाणु कार्यक्रम पर तो और भीषण हमला होगा। ट्रंप ने तो कह दिया कि ईरान के परमाणु अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन आईएईए ने आशंका जताई कि ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम अपने फोर्दो अड्डे से हटा लिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखा कि अमेरिका के हमले से पहले ही वहां ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। एक अनुमान यह है कि 400 किलो यूरेनियम तो ईरान वहां से पहले ही लेकर निकल गया था। तभी तो आईएईए का कहना है कि परमाणु प्लांट पर हमले के बावजूद रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। तो जब परमाणु प्लांट पहले ही खाली हो चुके थे, यह सैटेलाइट से दिख रहा था, तो वो तो अमेरिका ने भी देख लिया होगा ना। तो फिर मिला क्या वहां हमला करके अमेरिका को? और बदले में ईरान ने भी कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला किया, वो बताकर किया कि हम यहां हमला करने वाले हैं। तो यह फिर कैसा हमला हुआ? पहले ही बता दिया कि यहां करेंगे हमला, यानी सिर्फ दिखाना था कि अमेरिका ने हमारे यहां हमला किया तो हमने भी अमेरिका के अड्डे पर हमला कर दिया। तो क्या सब कुछ अपनी अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए हो रहा था इस जंग में? ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों से यूरेनियम ही हटा लिया, उसके बाद बम गिरा रहा है अमेरिका वहां पर। फिर अमेरिका ने अपने सैनिक हटा लिए अपने अड्डों से, तो ईरान वहां पर हमला कर रहा है। तुम्हारी पब्लिक भी खुश, हमारी पब्लिक भी खुश। ईरान ने अमेरिका के अड्डे पर हमला किया तो सबको लगा कि अब तो अमेरिका पलटवार करेगा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रंप ने कहा, और न ही अड्डे को कुछ खास नुकसान पहुंचा। और ईरान को धन्यवाद दिया ट्रंप ने कि थैंक यू, पहले बता दिया कि आप हमला करने वाले हो और अब आपकी भड़ास निकल गई है, तो अब हम भी कोई हमला नहीं करेंगे। अब कुट्टी खत्म, अब अब्बा हो गई। इधर इजराइल को भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए बहुत कुछ मिल गया। 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के आसमान में कहर बरपा दिया था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तो लगभग खत्म ही कर दिए थे। उसके इतने परमाणु वैज्ञानिक मार दिए, उसके सेना के चीफ को मार दिया, जो चीफ की जगह आया उसको भी मार दिया। तो इजराइल ने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मारा ईरान के। और बड़ी जीत इजराइल की यह भी रही कि अमेरिका कूद पड़ा उसकी तरफ से जंग में। पहले अमेरिका कह रहा था कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर कूद पड़ा। तो अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है बेंजामिन नेतन्याहू के पास भी। और उधर ईरान भी अपनी पब्लिक को जीत की कहानी सुना सकता है। उसके सामने तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, लेकिन वो बिल्कुल कह सकता है कि वो झुका नहीं, बल्कि उसके परमाणु अड्डों पर हमला हुआ तो उसने अमेरिका के अड्डों पर जवाबी हमला कर दिया। यह अलग बात है कि ईरान ने कतर में अमेरिका के अड्डे पर हमला करने से पहले कतर और अमेरिका को नोटिस दे दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो कतर ने अपनी एयर स्पेस पहले ही बंद कर ली ताकि कोई और हवाई जहाज उसकी चपेट में ना आ जाए। फिर अमेरिका के सैनिक भी तैयार हो गए और उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला संभाल लिया। लेकिन कहने को ईरान के पास यह जरूर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अड्डे पर हमला कर दिया। ईरान को भी पता था कि अगर हमले में अमेरिकियों की जान चली जाती तो अमेरिका को भी फिर जवाबी हमला करना ही पड़ता और जंग बढ़ती ही जाती। तो ईरान ने हमला तो किया, लेकिन बता के किया। और ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने ईरान को इसके लिए थैंक यू भी बोल दिया। और सीज फायर के टाइम से पहले तक ईरान इजराइल पर भी हमले करता रहा, दहलाता रहा इजराइल के शहरों को। और हमले तो वैसे सीज फायर के टाइम के बाद भी हुए, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। यानी सब खुश। ईरान की पब्लिक खुश कि ईरान अमेरिका के सामने भी झुका नहीं। इजराइल की पब्लिक खुश कि ईरान के परमाणु अड्डे भी बर्बाद हो गए और ईरान के इतने सारे टॉप कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। और अमेरिका की पब्लिक खुश कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया, जंग भी रुकवा दी। और दुनिया भी खुश कि चलो अब जंग खत्म हो गई तो तेल का संकट नहीं होगा और वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया। तो ताली बजाएं सब। लेकिन उस यूरेनियम का क्या हुआ जो ईरान के परमाणु अड्डों में था? उन ट्रकों का क्या हुआ जो फोर्दो परमाणु प्लांट से निकलते दिखे अमेरिका के हमले से पहले? जंग इसीलिए तो की थी ना कि ईरान परमाणु बम बना रहा था। तो क्या इसलिए खत्म कर दी कि अब वो नहीं बनाएगा परमाणु बम? वो तो पहले भी कह रहा था कि वो बम नहीं बनाएगा। वो तो कह रहा था बिजली बना रहा है। ईरान का यूरेनियम कहां गया? उस यूरेनियम का कोई जवाब नहीं दे रहा और सब लोग कह रहे हो कि आप जंग जीत गए। तो ये तो बताओ कि फिर जंग हुई ही क्यों थी? 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्विमिंग पूल में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई।
उस लड़के के परिवार वालों के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उस स्विमिंग पूल में गया था और तभी उसने खेल खेल में उस स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। इस दौरान उस लड़के के बाकी दोस्त वहां मस्ती करते नजर आए। वहां तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे। छलांग लगाने के कुछ देर बाद भी जब वो लड़का बाहर नहीं आया तो उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने तुरंत उस स्विमिंग पूल में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उनमें एक लड़के ने उसे खींचकर स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। वो बेहोश हो चुका था। ये देखकर उसके बाकी दोस्त भी बुरी तरह डर गए। उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की। वो उसे सीपीआर भी देते दिखाई दिए, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश उस लड़के को होश में नहीं ला पाई। इसके बाद उन्होंने लड़के के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उस लड़के को अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। उस लड़के के परिवार के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ वाटर वॉल नाम के उस स्विमिंग पूल में पूल पार्टी के लिए गया था और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। उधर महाराष्ट्र के सांगली में धोंडीराम भोसले नाम के आदमी पर आरोप लगा कि उन्होंने कम नंबर आने पर अपनी बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। धोंडीराम भोसले की 17 साल की बेटी साधना भोसले नीट की तैयारी कर रही थी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। पुलिस के मुताबिक साधना ने कुछ रोज पहले नीट का प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, जिसमें उसके कम नंबर आए थे और पुलिस के मुताबिक कम नंबर आने की वजह से साधना के पिता धोंडीराम भोसले आग बबूला हो गए। आरोप लगा कि गुस्से में उन्होंने साधना की डंडों से पिटाई कर दी, जिससे साधना के सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पड़ने की वजह से उनको मारपीट की वजह से वो बीमार हो गई और बीमार होने की उसको सांगली में वोशाकल हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। घटना महाराष्ट्र के सांगली जिले की रही। आरोपी धोंडीराम भोसले कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उन्हीं के कॉलेज में उनकी बेटी साधना पढ़ती थी। पुलिस के मुताबिक साधना पिछले 1 साल से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सूत्रों ने दावा किया कि कुछ रोज पहले साधना ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, जिसमें उसके कम नंबर आए थे। आरोप लगा कि इसका पता चलने के बाद साधना के पिता ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसकी जान चली गई। साधना की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी धोंडीराम भोसले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने बेटी को डंडों से पीटने की बात भी मान ली। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने कांवड़ियों के बीच तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर मचने वाली होड़ पर रोक लगा दी। यही नहीं, प्रशासन ने गाने बजाने के लिए मानक भी तय कर दिए। मतलब यह कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए तेज आवाज में गाने नहीं बजा पाएंगे। मेरठ प्रशासन की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि तेज आवाज से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मेरठ प्रशासन ने उन लोगों के साथ बैठक की जो लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम किराए पर देते हैं। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर कांवड़ियों के बीच तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर मचने वाली होड़ पर रोक लगा दी। प्रशासन ने तय कर दिया कि कांवड़ यात्रा में 75 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में गाने नहीं बजाए जाएंगे। आवाज की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इस बार भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी कंपटीशन वो ना हो, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा प्रशासन ने जाति सूचक गाने और फूहड़ गाने बजाने पर भी रोक लगा दी। कांवड़ यात्रा में गाड़ियों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर रखकर गाने बजाए जाते हैं और उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हादसे भी हो चुके हैं और इसीलिए प्रशासन ने इनकी ऊंचाई 12 फीट तय कर दी। डीजे मानक के अनुरूप नहीं आता है तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि मानक के अनुरूप कर ले। नहीं करता है तो उसका डिसमेंटल भी किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर मेरठ पुलिस की एक टीम तैनात रहेगी जो उन गाड़ियों को मेरठ की सीमा में आने देगी जो तय मानकों के अनुरूप होंगी। इधर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को एक बार फिर धमकी मिलने से सनसनी मच गई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और तलाशी के लिए बम निरोधक दस्ते के साथ हाईकोर्ट परिसर में पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक छानबीन में कोई भी विस्फोटक सामान नहीं मिला। 1 जुलाई से ट्रेन का सफर महंगा हो सकता है। खबर है कि नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब एसी क्लास में 1000 किलोमीटर सफर करने पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे।
भारतीय शेयर बाजार दिन के ऊपरी स्तर से फिसलकर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 158 अंक चढ़ा तो निफ्टी में 72 अंकों की तेजी रही। करीब सभी अहम सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 2,46,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मेटल और पीएसयू बैंक सेक्टर के शेयरों में रही। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त लोग दंग रह गए जब एक एटीएम मशीन से 500 के बजाय 1100 रुपए निकलने लग गए। यानी लोग निकाल तो सिर्फ 500 रुपए रहे थे, लेकिन एटीएम से हर बार 500 नहीं बल्कि 1100 रुपए निकल रहे थे। जैसे ही यह खबर लोगों को पता चली, उनके बीच एटीएम से पैसे निकालने की होड़ मच गई। उसी एटीएम से लोगों ने उस एटीएम के बाहर लाइन लगा दी और उसके बाद पुलिस को वो एटीएम बंद करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत उस एटीएम वाले बैंक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एटीएम की टेक्निकल टीम के साथ बैंक के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें पता चला कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से एटीएम से ज्यादा पैसे निकल रहे थे। जानकारी के मुताबिक देर रात एक लड़का एटीएम से 500 रुपए निकालने वहां पहुंचा, लेकिन 500 रुपए के बजाय उस एटीएम से 1100 रुपए निकल गए। बार-बार वो फोन करके फोन कर रहा था, 500 और डाल दे, 500 और डाल दे। ये बात आग की तरह फैल गई और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने की होड़ मच गई। यहाँ पे भीड़ हो रही थी तो मैं एटीएम से पैसे निकालने आया था। हाँ। तो और सारे लोग निकाल लेते पैसे, 500 निकाल लेते तो 1100 रुपए निकले थे। मामला आगरा के नगला बुद्धा के एक एटीएम का रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लोगों को वहां से हटाकर एटीएम बंद करवा दिया।